नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रिवीजन विथ एमसीक्यू के तहत क्लास 11th की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है महासागरीय जल संचलन। संचलन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का गतिशील होना, और गतिशीलता का अर्थ हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया। जबकि महासागरीय जल के अंतर्गत हम रखेंगे 5 महासागरों के जल को, जिसमें पहला महासागर होगा प्रशांत महासागर, दूसरा होगा हिंद महासागर, तीसरा होगा आर्कटिक महासागर, चौथा होगा अटलांटिक महासागर, पांचवा होगा दक्षिण महासागर। क्वेश्चन नंबर 1 है महासागरीय जल का संचलन किससे प्रभावित होता है? तो इसका जवाब होगा सी, ए तथा बी। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत तापमान, खारापन, घनत्व को शामिल किया जाता है, जबकि बाह्य बल के अंतर्गत चंद्रमा, वायु आदि के प्रभावों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, ज्वार भाटा। बाकी जितनी गतियां, चाहे महासागरीय धाराएं हो, लहरें हो या तरंग हो, इनका संबंध क्षैतिज गति से है, जबकि ज्वार भाटा का संबंध ऊर्ध्वाधर गति से है। क्वेश्चन नंबर 3 है निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहना क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा ए, महासागरीय धाराएं। जबकि तो तरंग यह जल नहीं, यह ऊर्जा होती है, और यह हमेशा चक्रीय अवस्था में घूमते रहती है। धाराएं में जल का स्थान परिवर्तन होता रहता है, जबकि ज्वार भाटा का संबंध चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से है। क्वेश्चन नंबर 4 है तरंगों की गति को किससे मापते हैं? तो इसका जवाब होगा नॉट। किलोमीटर को दूरी मापने के लिए होता है, मिलीबार वायु दाब के लिए, और पार्सेक का संबंध होता है ब्रह्मांड में यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 सेकेंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, तरंग आवृत्ति। जबकि तरंग गति का अर्थ होता है जल माध्यम में तरंगों की गति। तरंग दैर्घ्य का अर्थ होता है 2 लगातार शीर्ष और गर्तों की बीच की क्षैतिज दूरी। ये हमारा शीर्ष हो गया, ये हमारा गर्त हो गया, ये भी शीर्ष हो गया। तो ये दोनों की जो बीच की दूरी होती है उसे ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग काल का संबंध होता है 2 शीर्ष और 2 गर्त के बीच का समय अंतराल। ये हमारा 2, एक शीर्ष हुआ, एक शीर्ष हुआ, एक गर्त हुआ और एक ये गर्त हुआ। ये दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे ही तरंग काल की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, मोहरमी। जबकि उर्मिकाएं सागरों में 2 नॉट की गति के कारण जब जल तरंगों का निर्माण होता है तो उसे उर्मिकाएं कहते हैं। तरंग आयाम तरंग की ऊंचाई के आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ज्वार भाटा में क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा सी, समुद्र तल का नियतकालिक उठना या गिरने की क्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वार भाटा में ये पूरा का पूरा समुद्र तल ही ऊपर उठता और नीचे गिरता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ज्वार भाटा के निर्माण में कौन से 2 महत्वपूर्ण बल अपकेंद्रीय तथा गुरुत्वाकर्षण बल
यहाँ बतला दें कि ज्वारीय धारा का अर्थ होता है जब ज्वार भाटा खाड़ियों से गुजरती है तो उसे ज्वारीय धारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वार भाटा को वर्गीकृत करने का क्या आधार है? तो इसका आधार है सी, ए तथा बी, अर्थात ज्वार भाटा की बारंबारता और ऊंचाई के आधार पर। ज्वार भाटा की बारंबारता के आधार पर ज्वार भाटा को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है अर्ध दैनिक, दूसरा है दैनिक और तीसरा है मिश्रित। जबकि ऊंचाई के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, उसमें पहला है वृहत और दूसरा है निम्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार किस प्रकार की ज्वार की विशेषताएं हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, अर्ध दैनिक। दैनिक में प्रतिदिन एक ज्वार आता है, जबकि मिश्रित में ज्वारों की ऊंचाइयों में भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्णिमा तथा अमावस के समय किस प्रकार के ज्वार आते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, वृहत। पूर्णिमा तथा अमावस के समय में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक कार्यशील हो जाता है, जिसका परिणाम वृहत ज्वार के रूप में हम महसूस कर पाते हैं। निम्न ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति समकोणिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृहत एवं निम्न ज्वार के बीच कितने दिनों का अंतर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहा जाता है उपभू। अगर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो तो उसे उपभू कहा जाता है, और यदि वो सबसे दूर स्थित हो तो इसे अपभू कहा जाता है। उपसौर तथा अपसौर का संबंध होता है सूर्य और पृथ्वी से। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक हो तो उसे उपसौर कहते हैं, जबकि यह पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर हो तो उसे अपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाटा कहा जाता है। जब समुद्र का जल इस प्रकार से ऊपर उठता है और जब ये नीचे गिर रहा होता है तो इसे हम भाटा कहते हैं, जबकि यह भाटा जब फिर ऊपर उठने की अवस्था में आता है तो इसे हम बहाव या बाढ़ की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वार भाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, नौ संचालन तथा प्रदूषित जल को बाहर करता है, ये बिल्कुल सही है। तलछटों को डिसलेटेशन की क्रिया में मदद करता है, ये भी सही है। विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्वार भाटा से विद्युत शक्ति का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गावनी से विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। दुर्गावनी सुंदरवन डेल्टा के पास है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार के बल से प्रभावित होती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 2। इसमें जो पहला बल है उसे प्राथमिक बल कहेंगे, जबकि दूसरा को द्वितीयक बल। प्राथमिक बल के अंतर्गत जो जल को
गति प्रदान करे वो प्राथमिक बल कहलाता है, और जो प्रवाह या धाराओं को नियंत्रित करे वह द्वितीयक बल कहलाता है। प्राथमिक बल के अंतर्गत जल का गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण बल तथा कॉरियोलिस बल को शामिल किया जाता है। द्वितीयक के अंतर्गत शामिल किया जाता है जल का खारापन। यहाँ बतला दें कि कोई भी जल जितना ज़्यादा खारा होगा वह उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चर्चा करने से पहले हम समझेंगे कि वलय का अर्थ क्या होता है। वलय का अर्थ होता है कि उत्तरी गोलार्ध में समुद्र की जो जल गति होती है दाहिनी की तरफ होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह बाएं की ओर होती है। यही प्रक्रिया वलय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वलय का निर्माण किसके कारण होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, कोरियोलिस बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है, विषुवत रेखा के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा कितना ऊंचा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का अर्थ ये हुआ कि विषुवत रेखा पर महासागरीय जल अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा 8 सेंटीमीटर ऊंची होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी महासागरीय बेसिनों में वृहत वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, कोरियोलिस बल। क्वेश्चन नंबर 22 है, महासागरीय धाराओं को बांटने के कितने आधार होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, 2। इसमें जो पहला आधार है वो है गहराई के आधार पर, जबकि जो दूसरा है वो है तापमान के आधार पर। गहराई के आधार पर पुनः इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक ऊपरी जलधारा जबकि दूसरा है गहरी जलधारा। यहाँ बतला दें कि जलधाराओं में गहरी जलधारा पूरी जलधारा का 90% होता है, जबकि ऊपरी जलधारा मात्र 10% होता है। और तापमान के आधार पर इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है उसे गर्म जलधारा कहते हैं, जबकि दूसरे को ठंडा जलधारा या ठंडी जलधारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठंडी जलधारा सामान्यतः महाद्वीपों के किस भाग में बहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, पश्चिम। पूर्वी क्षेत्र में गर्म जलधारा बहती है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहां प्लैंकटन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्लैंकटन का अर्थ होता है जो मछलियों के खाने योग्य पदार्थ। ये ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के प्रति चक्रवात क्षेत्र के पश्चिमी किनारों में, ये भी सही है। विकल्प सी है जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, सभी। इस अध्याय में जलधाराओं पर विशेष जोर दिया गया है। तो जो जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं उसे गर्म जलधारा कहा जाता है, जबकि वैसी जलधाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है उसे शीत या ठंडी जलधारा कहा जाता है। गर्म जलधाराओं के कुछ उदाहरण हैं अलास्का जलधारा, विषुवतीय प्रतिधारा, उत्तर व दक्षिण विषुवतीय धारा, क्यूरोशिवो धारा, अगुल्हास धारा, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील धारा। ठंडी जलधारा के उदाहरण हैं लेब्राडोर, कन्नारी, बेंगुला, हम्बोल्ट, ओयोशिवो और कैलिफोर्निया धारा। ने जितने भी जलधाराएं को देखा उसे आप मानचित्र पर अच्छा से याद कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर में आपका लेब्राडोर जलधारा बहती है, गल्फ स्ट्रीम बहती है, कन्नारी धारा बहती है,
और साथ में ब्राज़ील धारा को भी अब याद कर लेंगे और बेंगलोर धारा का भी अपना एक महत्व है। जबकि हिंद महासागर में आप कम से कम अगुल्हास धारा को जरूर याद रखेंगे। वहीं प्रशांत महासागर के जितनी धाराएं हैं उन्हें आप एक बार जरूर देख लेंगे, जैसे कि अलास्का धारा, कैलिफोर्निया धारा और यहाँ पर हम्बोल्ट धारा। इसके अलावा प्रशांत महासागर में ओयोशिवो धारा भी आता है और क्यूरोशिवो धारा भी आता है। यहाँ एक हमारा छूट गया था फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा का संबंध अटलांटिक महासागर से है।